नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो बहुतों को डराता भी है और बहुतों को आकर्षित भी करता है। शेयर बाजार में निवेश। बिल्कुल। हमारे पास आज मणिकंदन रामलिंगम की किताब है आर्ट ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग। उसके कुछ अंश हैं, निवेश मनोविज्ञान पर कुछ लेख हैं और लेखक के साथ एक इंटरव्यू भी है। हाँ, और इन सभी स्रोतों को देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि सफल निवेश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है चीजों को साफ साफ समझना। आज हमारा मकसद इसी उलझन को सुलझाना है और ये समझने की कोशिश करना है कि शेयर बाजार को मतलब जुए की तरह नहीं बल्कि एक कला की तरह कैसे देखा जाए। एकदम सही। जैसे तैराकी सीखना। पानी गहरा है, जोखिम तो है, लेकिन सही तकनीक और अनुशासन से आप डूबने से बच सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि हमें स्टॉक मार्केट की जरूरत ही क्यों पड़ी, या आखिर बना क्यों। इसका सबसे अच्छा जवाब मुझे लगता है एक कहानी में छिपा है। हमारे स्रोतों में इन्फोसिस का जिक्र बार बार आता है। 1981 में 7 इंजीनियरों ने मिलकर सिर्फ 10,000 रुपए की पूंजी से इसे शुरू किया था। सिर्फ 10,000 रुपए? आज के समय में तो यह सोचना भी मुश्किल है। जाहिर है इतने कम पैसों से वो कंपनी को ज्यादा बड़ा तो नहीं बना सकते थे। नहीं बना सकते थे। उन्हें विस्तार के लिए और पैसों की जरूरत पड़ी होगी। हाँ बिल्कुल। अब किसी भी कंपनी के पास ऐसी स्थिति में कुछ ही रास्ते होते हैं। या तो बैंक से कर्ज लो, लेकिन उस पर ब्याज का बोझ रहता है बहुत ज्यादा। हाँ। या फिर किसी बड़े निवेशक जिन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं उनसे पैसा लो, लेकिन उसके बदले कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी देनी पड़ती है। हाँ, कंट्रोल चला जाता है। या फिर एक तीसरा रास्ता है जो ज्यादा लोकतांत्रिक है, आम जनता के पास जाना। सही पकड़ा। और इसी तीसरे रास्ते को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ। हाँ, आईपीओ। ये वो प्रक्रिया है जहां एक कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचकर पैसा जुटाती है। इसे प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। अच्छा। एक बार जब कंपनी पैसा जुटा लेती है तो फिर वही शेयर निवेशकों के बीच आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं। और ये खरीद बिक्री जहां होती है उसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, या सेकेंडरी मार्केट। अब इन्फोसिस वाली कहानी पर लौटते हैं क्योंकि वहां के आंकड़े दिमाग चकरा देते हैं। 1993 में इन्फोसिस का आईपीओ आया। तब एक शेयर की कीमत थी सिर्फ 95 रुपए। सिर्फ 95 रुपए। हमारे स्रोत बताते हैं कि अगर किसी ने उस समय सिर्फ मान लीजिए 5,000 रुपए के शेयर खरीदे होते तो आज उन शेयरों की कीमत मतलब सारे बोनस, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड मिलाकर 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती। 2 करोड़। ये आंकड़ा ही स्टॉक मार्केट की असली ताकत दिखाता है। बिल्कुल। ये वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाने का एक जबरदस्त माध्यम है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है जो लेखक जोर देकर कहते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड लगभग 99% कंपनियां 99% हर समय निवेश के लायक नहीं होती। इसलिए उन 1% कंपनियों को ढूंढना ही असली कला है। और यहीं से अगला सवाल उठता है कि एक बार जब शेयर बाजार में आ जाता है तो उसकी कीमत हर रोज हर मिनट ऊपर नीचे क्यों होती रहती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक रस्सा कशी के खेल की तरह देखना। अच्छा। एक तरफ खरीदार है जो रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं और दूसरी तरफ है बेचने वाले। ठीक है। अगर किसी भी पल खरीदारों की संख्या और उनकी खरीदने की इच्छा बेचने वालों से ज्यादा हो तो कीमत बढ़ जाती है, और अगर बेचने वाले हावी हो जाएं तो कीमत गिर जाती है। बिल्कुल। मतलब ये एक तरह की नीलामी है जो हर सेकंड चल रही है। लाखों लोग अपने कंप्यूटर और फोन से ऑर्डर डाल रहे हैं और यही मांग और आपूर्ति का खेल शेयर की कीमत तय करता है। एकदम सही। और यही वो चीज है जिसे हम वोलेटिलिटी या अस्थिरता कहते हैं, और यही नए निवेशकों को डराती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। इस रोज की उठापटक और कंपनी की असली कीमत में एक बड़ा अंतर है। निवेश का एक ही सार्वभौमिक सत्य है। अगर कोई कंपनी एक बिजनेस के तौर पर सालों साल अच्छा प्रदर्शन करती है, मतलब उसका मुनाफा बढ़ता है, कर्ज कम होता है, वो नए प्रोडक्ट्स लाती है, तो लंबे समय में उसके शेयर की कीमत भी बढ़ेगी ही। असली निवेशक इसी लंबी अवधि की कीमत पर ध्यान देता है, न कि हर मिनट की अस्थिरता पर। तो अगर हमें किसी कंपनी के दीर्घकालिक मूल्य को समझना है तो हम शुरुआत कहाँ से करें। कुछ शब्द हैं जो बार बार सुनने को मिलते हैं, मार्केट कैप, पी रेशियो। ये असल में क्या बताते हैं? चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सारी जानकारी मतलब moneycontrol.com जैसी वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध है। किसी को खुद हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। नहीं है।
तो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप। इसका मतलब है कंपनी का कुल आकार या कुल मूल्य। हाँ, मतलब कंपनी के कुल शेयरों की संख्या को अगर एक शेयर की मौजूदा कीमत से गुणा कर दें तो मार्केट कैप निकल आता है। एकदम सही। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ शेयर की कीमत देखकर हम कंपनी के आकार का अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, ये गलती बहुत लोग करते हैं। हमारे स्रोतों में टीसीएस और इन्फोसिस का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक समय था जब इन्फोसिस का एक शेयर 2500 रुपए का था और टीसीएस का 1000 रुपए का। तो देखने में लगता था कि इन्फोसिस ज्यादा महंगी और बड़ी कंपनी है। बिल्कुल, लेकिन असल में टीसीएस का मार्केट कैप कहीं ज्यादा था, क्योंकि उसके कुल शेयरों की संख्या इन्फोसिस से बहुत ज्यादा थी। सही। तो मार्केट कैप हमें कंपनी का असली आकार बताता है। ठीक है, समझ गया। अगला शब्द है ईपीएस, यानी अर्निंग्स पर शेयर। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है। अच्छा, अगर एक कंपनी ने साल में 100 करोड़ रुपए कमाए और उसके कुल 10 करोड़ शेयर हैं, तो उसका ईपीएस हुआ 10 रुपए। तो ये बताता है कि कंपनी कितनी मुनाफा कमाने वाली मशीन है। एक तरह से। हाँ, और ईपीएस से ही जुड़ा है हमारा तीसरा शब्द, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये बस शेयर की कीमत को ईपीएस से भाग देकर निकाला जाता है। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत बड़े जाल के बारे में बताते हैं। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। कई लोग सोचते हैं कि जिस कंपनी का पीई कम है वो सस्ती और अच्छी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा जाल है। हालांकि मैं ये भी कहूंगी कि जब कोई अच्छी कंपनी किसी वजह से, मतलब बाजार के डर के कारण, बहुत कम पीई पर मिल रही हो, तो वो एक बेहतरीन अवसर भी हो सकता है। अच्छा, तो इसे पूरी तरह से नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। हाँ, बस अकेले इस पर फैसला नहीं लेना चाहिए। सही। पीई की तुलना अलग अलग सेक्टर में नहीं की जा सकती। एक तेजी से बढ़ने वाली आईटी कंपनी का पीई 25-30 हो सकता है, जबकि एक धीमी गति से चलने वाली स्टील कंपनी का पीई 6-7 हो सकता है। हमारे स्रोतों में इसकी तुलना जमीन की कीमत से की गई है, जो मुझे बहुत पसंद आई। वो बहुत अच्छा उदाहरण है। मुंबई के बांद्रा में जमीन की प्रति स्क्वायर फीट कीमत किसी छोटे गांव की जमीन से कई गुना ज्यादा होगी। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि गांव की जमीन खराब है। दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपनी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। एकदम सही। ये आंकड़े, मार्केट कैप, ईपीएस, पीई, ये सब बस एक स्नैपशॉट हैं। उस पल की तस्वीर। हाँ, कंपनी की उस पल की तस्वीर। लेकिन निवेश का असली खेल इन नंबरों के पीछे छिपे इंसानी मनोविज्ञान को समझने का है। और यहाँ से ये चर्चा सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि निवेश, कहते हैं, 80% मनोविज्ञान और 20% ज्ञान का खेल है। जैसा कि वॉरेन बफे ने कहा था, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इंसान होने के नाते हम दो भावनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, डर और लालच। डर और लालच। व्यवहारिक वित्त यानी बिहेवियरल फाइनेंस पर हुए शोध यही बताते हैं, जब बाजार तेजी से ऊपर जा रहा होता है, जिसे बुल मार्केट कहते हैं, तो हर तरफ आशा और लालच का माहौल होता है। लोगों को लगता है कि ये तेजी कभी खत्म नहीं होगी, सब पैसा बना रहे हैं। और जब बाजार गिरने लगता है, जिसे बेयर मार्केट कहते हैं, तो डर और निराशा हावी हो जाती है। टीवी पर, अखबारों में हर जगह बुरी खबरें होती हैं और लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इन्हीं दो भावनाओं के जाल में फंस के ज्यादातर रिटेल निवेशक वो गलती करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। ऊपर खरीदो, नीचे बेचो। हाँ, आंकड़े साफ दिखाते हैं, जब बाजार अपने चरम पर होता है, चारों तरफ पार्टियों का माहौल होता है, तब नए निवेशक बाजार में पैसा लगाते हैं। ये फोमो वाली बात, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैंने खुद महसूस की है। जब कोई मीम स्टॉक आसमान छू रहा होता है तो सोशल मीडिया पर देखकर लगता है कि बस मैं ही पीछे रह गया हूं। बिल्कुल। उस दबाव को झेलना और ये सोचना कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। और इस फोमो का दूसरा पहलू है डर। जब बाजार 50% गिर जाता है और उनका 1 लाख का निवेश 50,000 रह जाता है, तो घबराहट होती है। वो घबरा कर, ये सोचकर कि कहीं ये जीरो न हो जाए, अपने सारे शेयर बेच देते हैं। वो अपने अस्थायी नुकसान को एक स्थायी असली नुकसान में बदल देते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी और पूंजी का स्थायी नुकसान यानी कैपिटल लॉस के बीच का फर्क। अगर 100 रुपए का निवेश बाजार गिरने से 90 रुपए का हो गया तो ये अस्थिरता है, ये कागजी नुकसान है। सही। असली नुकसान तो तब होता है जब आप डरकर उस 90 रुपए पर अपनी पोजीशन बेच देते हैं। बिल्कुल। मतलब असली नुकसान का बटन आपके ही हाथ में है। एक अच्छे बिजनेस में किया गया निवेश अगर नीचे जाता है
तो समय देना ही उस जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन लोग धैर्य नहीं रख पाते। सही बात है। इसके अलावा भी कुछ और आम गलतियां हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। हाँ, और पहली गलती तो हर नए निवेशक का कह सकते हैं राइट ऑफ पैसेज जैसा है। हाँ बिल्कुल। 100 रुपए या 500 रुपए से कम कीमत वाले शेयरों को सस्ता समझकर खरीदना। पेनी स्टॉक्स। लगता है 10 रुपए का शेयर है, कितना ही गिरेगा, और फिर पता चलता है 0 तक। जबकि पेज इंडस्ट्रीज, जो जॉकी की मालिक है, उसका एक शेयर 40,000 रुपए का है। कीमत और मूल्य दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। दूसरी गलती, जब निफ्टी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर हो तब बाजार में कूद पड़ना। उस समय मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत शोर होता है। बहुत ज्यादा, 10 गुना रिटर्न वाली कहानियां सुनाई जाती हैं, और इस माहौल में अक्सर लोग बिना सोचे समझे गलत कंपनियों में पैसा लगा देते हैं। और तीसरी गलती, निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसी बड़ी और स्थापित कंपनियों को छोड़कर किसी छोटी अनजान कंपनी में सिर्फ इसलिए पैसा लगा देना क्योंकि किसी ने टिप दी है। अच्छा। ऐसी कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी प्रबंधन की ईमानदारी से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। तो इन सब गलतियों और मनोवैज्ञानिक जालों से बचने का रास्ता क्या है? एक मजबूत निवेश रणनीति कैसे बनाई जाए? हमारे स्रोत इस पर दो बहुत ही मजबूत और कह सकते हैं समय की कसौटी पर खरे उतरे सिद्धांत देते हैं। हाँ, और पहला सिद्धांत तो वॉरेन बफे का पसंदीदा है, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, योग्यता का दायरा। इसका मतलब बहुत सीधा है, केवल उन्हीं व्यवसायों में निवेश करें जिन्हें आप अच्छी तरह समझते हैं। आपके दायरे का आकार कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने दायरे की सीमाओं को जानते हों। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में काम करता है तो वो HDFC या ICICI बैंक के बिजनेस मॉडल को शायद किसी IT प्रोफेशनल से बेहतर समझेगा। तो खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। पहला, ये कंपनी या इंडस्ट्री काम कैसे करती है? इसका बिजनेस मॉडल क्या है? दूसरा, ये मुनाफा कैसे कमाती है? इसके राजस्व के स्रोत क्या हैं? और तीसरा, क्या ये अपनी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकती है? इसके पास कोई ऐसा फायदा है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है? बिल्कुल। अगर इन सवालों के जवाब आप आत्मविश्वास से नहीं दे सकते तो वो स्टॉक आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर है, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। सही। और दूसरा सिद्धांत है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। हाँ, ये महान निवेशक सेट क्लाउमन का विचार है और ये नुकसान से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। इसका मतलब है किसी चीज को उसकी असली कीमत, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, से काफी कम दाम पर खरीदना। जैसे अगर आपकी रिसर्च के हिसाब से किसी कंपनी के एक शेयर का असली मूल्य 100 रुपए है, तो उसे 100 रुपए में नहीं बल्कि 60 या 70 रुपए में खरीदना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बिल्कुल, ये जो 30-40 रुपए का अंतर है वो आपकी सुरक्षा की गद्दी है। अच्छा। ये आपको आपकी अपनी गलतियों से बचाता है, बाजार के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से बचाता है, या बस बुरी किस्मत से बचाता है। इसका मुख्य लक्ष्य बड़ा मुनाफा कमाना नहीं बल्कि बड़ा नुकसान बचाना है। इस पर हमारे स्रोत में एक गणित का उदाहरण है जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, वो वाला। एक निवेशक जो 10 साल तक लगातार 16% कमाता है, वो उस निवेशक से ज्यादा कमा सकता है जो 9 साल 20% कमाए और 10वें साल सिर्फ 15% खो दे। मतलब कम रिटर्न वाला ज्यादा कमा रहा है। ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, इसे नुकसान का गणित कहते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप 100 रुपए पर 15% खोते हैं तो आपके पास 85 रुपए बचते हैं। ठीक है। अब 85 रुपए से वापस 100 पर आने के लिए आपको 15% नहीं बल्कि लगभग 18% से ज्यादा कमाना होगा। अच्छा, क्योंकि बेस छोटा हो गया है। हाँ, नुकसान से उभरना हमेशा ज्यादा मुश्किल होता है। एक बड़ा नुकसान आपके कई सालों की अच्छी कमाई पर पानी फेर सकता है। इसीलिए बड़े निवेशक बड़ा मुनाफा कमाने से ज्यादा बड़ा नुकसान बचाने पर ध्यान देते हैं हमेशा। तो इन सिद्धांतों को अमल में कैसे लाया जाए? कुछ ठोस कदम क्या हो सकते हैं? सबसे पहला और जरूरी कदम, भावनाओं या दोस्तों की टिप्स पर नहीं बल्कि कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर फैसला लें। मतलब उसके बिजनेस की गहरी समझ।